ठीक है, आज की तारीख है 20 अप्रैल 2022 बुधवार का। आज हमारा लेक्चर सुबह 7:30 बजे था, लेकिन आपका योग का लेक्चर शुरू हो गया है, इसलिए लेक्चर का समय हमें बदलना पड़ा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समय सूटेबल होगा। अगर सूटेबल नहीं है तो आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि सुबह के लेक्चर में 8 से 10 लोग ज्वाइन होते थे और अभी आज 3 ही लोग ज्वाइन हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ज्वाइन हुआ है। ठीक है, 2 ही 3 यानी मैं मिलाकर 3 है ना। एक तो कॉलेज का ही नंबर है और दूसरा अनीता मैडम है और बाकी कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना लेक्चर जारी रखता हूँ। तो हम जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कफ की जो चिकित्सा है वो की थी। उसके बारे में हम जान रहे थे कि कफ जो दोष है उसके अगेंस्ट में हम क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं। तो पहली चिकित्सा मैंने आपको बोली थी कि वमन और विरेचन, विशेषकर वमन के ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कफ रोग के लिए, तो वमन कराना चाहिए। प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, जैसे वसंत ऋतु अभी जो चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि कफ के रोग हमें ना हो तो उसके लिए वमन एज अ प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस करके भी हम कर सकते हैं। वमन आप सभी लोग जानते हैं कि वमन क्या होता है। इसमें पंचकर्म के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार वमन को कराया जाता है। तो उसमें पहले 5-6 दिन का स्नेहन सेदन दिया जाता है, मालिश और वाफारा, और उसके बाद में फिर 6वें या 7वें दिन वमन कराया जाता है ज्येष्ठमत का जो काढ़ा होता है उसके साथ। ठीक है, तो एक उपचार है। दूसरा उपचार विरेचन है, जिसमें पतले दस्त कराए जाते हैं। पेशेंट को दवा दी जाती है और उस दवा के माध्यम से फिर पतले दस्त पेशेंट को कराए जाते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट। दूसरा उपचार जो होता है, जैसे कि उष्ण वीर्यात्मक जितने भी द्रव्य होते हैं, जैसे सुंठ है, पीपल है, काली मिर्च है ना। तो ये जो सुंठ है, पीपल है, काली मिर्च है, तो ये हम शहद के साथ पेशेंट को चटवा सकते हैं। जैसे जो त्रिदोष हम देखते हैं उसमें वात दोष के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, पित्त दोष के लिए घृत का इस्तेमाल किया जाता है और कफ दोष के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है। जो शहद है उसका इस्तेमाल किया जाता है कफ को कम करने के लिए। ठीक है, तो दवा के साथ भी बहुत बार कफ शहद जो है वो मिला के दिया जाता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे ये सीतोपलादी चूर्ण जो है वो आप शहद के साथ खाओ, तब शहद जो है वो अनुपान करके काम करता है। ये शब्द आप लिख लेंगे, अनुपान। ठीक है, अनुपान। अनुपान का अर्थ होता है कि इसके साथ हम मेडिसिन को लेते हैं, उसको बोला जाता है अनुपान, है ना। आप अभी अपने सब जो माइक है वो आप बंद रखेंगे। ठीक है, आपको अभी संदीप राजपूत जी इन्होंने माइक शुरू कर दिया है। तो मैं देख रहा हूँ एक अक्षय जी जो है उनका भी माइक शुरू है। ठीक है, तो अनुपान जो है, अनुपान उसे कहते हैं कि किसके साथ हम मेडिसिन लेते हैं। जैसे गर्म पानी के साथ लेते हैं तो गर्म पानी को अनुपान बोलना है, शहद के साथ लेते हैं तो शहद को अनुपान बोलना है, घी के साथ लेते हैं तो घी को अनुपान बोलना है, तेल के साथ लेते हैं तो तेल को अनुपान कहा जाता है। कभी कभी दवा के साथ दवा
एज अ अनुपान करके दी जाती है। जैसे योगराज गूगल के साथ, जैसे महारासनादि काढ़े के थ्रू योगराज गूगल को लेना, तो ये महारासनादि काढ़ा एक स्वतंत्र दवा है, लेकिन फिर भी उस दवा को अनुपान बना दिया गया। तो अनुपान क्या होता है कि अनुपान कैटेलिस्ट जैसा काम करता है ना। उसका कोई विशेष गुण वो प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन जो दवा है उस दवा को है ना मल्टीप्लाई करता है। उस दवा का काम जो है वो अच्छे से और अच्छे से करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये अनुपान का जो है वो ये रोल होता है। ठीक है। तो शहद जो है, सिस्टर काकाला सांगा जरा आरामशीर बोला म्हणा, एकदम आरामशीर बोला, त्यांना ऐकू जाते म्हणा, तुम्हालाच ऐकू येत नाही। तो शहद जो है वो स्वतंत्र दवा करके भी हम कफ के रोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक अनुपान करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सूंठ, पीपली, काली मिर्च, ये जो जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, और इन दवाइयों का इस्तेमाल हम शहद के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शब्द आपको समझ गया होगा अभी, अनुपान यानी क्या। फिर और कफ के रोग को अगर आप कम करना चाहते हैं तो दवाइयों में बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जैसे सीतोपलादी चूर्ण, एक कुछ कॉमन मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको भी दवाइयों का नॉलेज रहे और आप भी अपने पेशेंट को दवाइयों का सजेशन जो है वो कर सकें। बेटर वे सजेशन से बेटर है कि हम डिस्पेंसिंग करें। बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हम आपके जैसे दवाइयों का डिस्पेंसिंग कर सकते हैं पेशेंट को। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आयुर्वेद डॉक्टर ही आयुर्वेद दवा दे सकता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। आयुर्वेद जो है वो घरेलू उपचार पद्धति भी समझा जाता है, इसलिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आयुर्वेदिक दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा रूल ही नहीं है, अभी तक ऐसा रूल नहीं बना है। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के ऐसा रूल बने, क्योंकि आजकल कोई भी दवाओं के बारे में नहीं जानता और फिर भी वो दवाइयों को जैसे प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देता है, तो इससे पब्लिक का नुकसान भी होता है। लेकिन जो ज्ञान रखता है, जो नॉलेज रखता है, वो ऐसा कर सकते हैं। अभी तो कर सकते हैं, जब रूल बनेगा कि BMS डॉक्टर ही दवाइयों को सजेस्ट कर सकता है, प्रिस्क्राइब या फिर डिस्पेंस कर सकता है, तो फिर अलग बात होगी। लेकिन फिर भी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो अभी हम कर सकते हैं अपने लिए और घर वालों के लिए और अपने पेशेंट के लिए। तो इसमें कफ रोग में सीतोपलादी चूर्ण करके एक ऐसा चूर्ण है जिसको शहद के साथ अगर हम चाटेंगे, पेशेंट को चटाने के लिए देंगे, तो इससे सर्दी जो होती है, जुकाम, सर्दी, फेफड़ों में कफ बनना, गले में कफ बनना, वो उससे कम हो जाता है। सीतोपलादी चूर्ण, या अपना जो नोटबुक है, जो कॉपी है, उसके ऊपर लिखते जाए सीतोपलादी चूर्ण है, इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद में त्रिभुवन कीर्ति रस करके एक गोली आती है, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये बुखार आने के बाद में, जुकाम होने के बाद में दी जाती है, त्रिभुवन कीर्ति रस। इसको रस बोलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, एक गोली टैबलेट फॉर्म में आती है ये मेडिसिन, और इसको सुबह, दोपहर, शाम शहद में मिलाकर चटा सकते हैं। इससे बुखार भी कम होता है, कफज ज्वर जो है वो इससे कम हो सकता है। फिर मैंने शायद आपको बताया था कि त्रासन चिकित्सा जो होती है, त्रासन चिकित्सा यानी पेशेंट को तकलीफ देना। अब कफ का जो ट्रीटमेंट है वो त्रासन चिकित्सा से भी किया जाता है ना।
जानबूझकर पेशेंट को शॉक देना, जानबूझकर पेशेंट को ऐसी बात बताना जिससे पेशेंट को शॉक लगे, तो ये भी एक ट्रीटमेंट की जाती है। इसे त्रासन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, त्रासन चिकित्सा। ठीक है। उसके बाद में फिर कफ के रोगों के लिए स्वेदन भी कर सकते हैं। स्वेदन, स्वेदन यानी स्टीम बाथ। स्टीम बाथ आप सब लोग जानते हैं, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज में आपने स्टीम बाथ का उपकरण देखा भी होगा। तो एक स्टीम बाथ इसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, स्वेदन करा सकते हैं, स्नेहन भी करा सकते हैं। कुछ मेडिकेटेड जितने भी ऑयल्स होते हैं तो उनके माध्यम से शरीर की चर्बी घटा सकते हैं। तो इसके लिए एक त्रिफलादी तेल करके आता है, त्रिफलादी तेल। इसको आप चर्बी घटाने के लिए रोज शरीर पर तेल को मलना। जैसे ये वात का भी उपाय है और कफ का भी उपाय है। वायु का कम करने के लिए भी त्रिफलादी तेल का मसाज दिया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं, बढ़े हुए कफ को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये त्रिफलादी तेल आप एडवाइस कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारे नेचुरोपैथी में हम आतप सेवन जो है, आतप सेवन का अर्थ होता है धूप स्नान। इसे अग्नि तत्व चिकित्सा या फिर अग्नि तत्व चिकित्सा के नाम से या फिर सूर्य तत्व चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। आतप सेवन, आतप का अर्थ होता है धूप। जैसे नंगे शरीर लेटना और शरीर के ऊपर, यानी नंगे शरीर यानी जितना अधिकतम हो सके उतना कम कपड़ों में सुबह के धूप में लेटना, उसको कहा जाता है आतप सेवन। तो उससे भी कफ कम होता है और शरीर में जैसे शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं लेकिन फिर भी गलावट है, थकावट है, हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, है ना, ब्लड रिपोर्ट्स हमने किए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, फिर भी हमें थकावट क्यों, गलावट क्यों? तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में जो कफ बढ़ा है उसके कारण आपको थकावट, गलावट आ सकती है। तो उस कफ को कम करने का एक तरीका, एक उपचार आतप सेवन है ना, सूर्य स्नान, इसको और एक नाम से हम बोलेंगे सूर्य स्नान, यानी सूर्य की जो धूप होती है उसमें लेटना। ठीक है। आपने एक पिक्चर देखी होंगी, ऋतिक रोशन की एक पिक्चर है ना, कोई मिल गया, ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका, एलियंस उसमें रहता है। और वो जो एलियंस होते हैं, उस ग्रह के जो लोग होते हैं, वो धूप को ही खाद्य समझते हैं। तो जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। वैसे हमें भी है, हम भी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो हमारा एक खाद्य धूप है, हमारा एक खाद्य जैसे सूर्य की किरणें हैं। और हम आइडियली कोई भी हम धूप नहीं लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम धूप में जाते हैं, बैठते हैं, तो पूरे शरीर के ऊपर कपड़े रहते हैं, है ना, कमीज़ रहती है, पैंट रहती है, ऊपर भी कुछ ठंडी के दिनों में कुछ ना कुछ मफलर वगैरह रहती है, कैप रहती है। तो इसे हमने शरीर को पूरा ढक लिया और धूप में जाकर बैठ रहे हैं। हाँ, गर्मी तो आएंगी धूप में बैठने से, लेकिन धूप की जो किरणें हैं जिसके माध्यम से शरीर का कफ कम होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपरली सूर्य स्नान ही करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम धूप में ही काम करते हैं दिन भर। हाँ, भले ही आप धूप में काम करते हैं, लेकिन इस हिस्से पर धूप है ना पड़ रही है, लेकिन बाकी अंदर का जो हिस्सा है यहाँ पर तो धूप नहीं आ रही है। तो वहाँ के स्किन के माध्यम से जो सूरज के किरणों का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और फिर धूप स्नान का जो बेनिफिट है वो नहीं हमें मिलता, और फिर हम वैसे ही कह देते कि हम तो धूप स्नान ले रहे हैं। तो गलत है। कुछ कुछ सिद्धांत ही हमारे गलत होने के कारण से फिर हम उसका जो फ़ायदा है
उस क्रिया का जो फायदा है, जो होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप धूप स्नान ले लो, सुबह उठ के जो एकदम नरम किरणें जो रहती हैं सूरज की, उसमें आप जितने कम कपड़े में लेटोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो घर के है ना टेरेस के ऊपर तो हम कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, संकोच होता है और कंफर्टनेस भी नहीं होता है, प्राइवेसी नहीं मिलती है, तो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी सेंटर में एक पूरी प्राइवेसी रहती है और नेचुरोपैथी सेंटर में सेफ्टीनेस भी रहता है, तो वहाँ पर आप प्रॉपरली कर सकते हैं। तो घर में किसी किसी का घर ही प्रॉपर नहीं रहता है ना, टेरेस है ना खुद का नहीं रहता है, कॉमन टेरेस रहता है, जैसे अपार्टमेंट में, उसमें आंगन भी नहीं रहता है, तो उसमें फिर धूप स्नान लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो आप नेचुरोपैथी सेंटर जाइए और नेचुरोपैथी सेंटर वहाँ पर आप डिमांड करेंगे धूप स्नान के लिए, तो वो लोग आपको धूप स्नान प्रॉपरली दे सकते हैं। एक बड़ा उपचार है जो नेचुरोपैथी से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा व्याख्यान किया, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। और है जैसे कि मेहनत का काम करना, अगर आप कफ को कम करना चाहते हैं कम खर्चे में, फ्री में, तो क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, ठीक है। जैसे आप एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके शरीर से पसीना बहेगा, ठीक है। इससे भी कफ कम होता है, ठीक है, क्योंकि मांस का मल जो है वो स्वेद है, तो मांस से अगर वो स्वेद निकल जाएगा तो मांस और चर्बी जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि ओबेसिटी का यही कारण है कि लोग वर्कआउट नहीं कर पाते, जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। इसने माइक शुरू कर दिया। अब मैं होस्ट, मुझे बनाया गया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही किसी का माइक ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा फिर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो कि आपका माइक शुरू है क्या, है ना। जब मैं बोलता हूँ किसी का आवाज़ तो आपको भी आती है ना, तो आप थोड़ा सा चेक करिए, ठीक है, तो ब्रेक नहीं होगा फिर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जैसे मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रहता है, संतुलन बना रहता है। तो मेहनत करो, मेहनत करने से कफ कम हो जाता है, ठीक है। जैसे रनिंग करने से, जॉगिंग करने से, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से, योगाभ्यास करने से, ये भी एक उपचार है कफ को कम करने का, ठीक है। आसन की वैसे परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम है। स्थिरता और सुखता, स्थिरता तो आ जाती है, लेकिन सुखता तभी आती है जब चर्बी घटती है आपके शरीर की। नहीं तो पहले पहले जैसे फॉर एग्जांपल पद्मासन हम लगाएंगे तो उसमें सुखता नहीं मिलती है, हम तो वेट करते हैं कि कब हमारा प्रशिक्षक हमें बोल दे कि आप पद्मासन छोड़ दो, ठीक है। जब वहाँ की चर्बी घटेंगी, वहाँ का मांस शेप में आ जाएगा, तब जाके आपको सुखता महसूस होगी। तो पहले पहले भले ही सुखता और स्थिरता न हो, लेकिन अगर अभ्यास को अगर हम बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो कुछ समय के बाद में हमें जैसे ये देखने को मिलेगा कि लचीलापन भी आ गया है, वहाँ की चर्बी भी घट गई है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, उसमें प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में दीर्घ श्वसन का अभ्यास करने से भी कफ कम हो जाता है ना। भस्त्रिका का अभ्यास करने से वेट लॉस होता है, चर्बी घटती है। कफ के बहुत सारे, जैसे कि लंग्स में अगर कफ बना है तो दीर्घ श्वसन का अभ्यास करने से कफ कम हो जाता है। षटकर्म करने से भी कफ कम होता है, ठीक है। जैसे पंचकर्म से कफ कम होता है, वमन विरेचन मैंने आपको कहा था। तो षटकर्म में विशेषकर कपालभाति, कपालभाति जो क्रिया है, आप कुछ कुछ पॉइंट नोट करना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि जैसे आज का लेक्चर है 20 अप्रैल का लेक्चर है, तो उसमें क्या हुआ ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कपालभाति करने से कफ कम हो जाता है। अभी षटकर्म में एक ही सूत्र मैंने कपालभाति का ही याद किया है,
वस्रावलोहकारस्य रेचो पुरोस संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफदोष विशोषणी। इसके अंत में कहा गया है कि कपाल भाति कफदोष विशोषणी। यानी कपाल भाति क्या करती है? कफ दोष का शोषण करती है, कफ दोष को कम करती है। इसलिए जिन्हें भी कफ की शिकायत है वो विशेषकर कपाल भाति का अभ्यास करें। वैसे कपाल भाति करने से वात दोष का भी नियंत्रण होता है, लेकिन कपाल भाति से पित्त दोष थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर में इससे गर्मी बढ़ती है कपाल भाति करने से। तो फिर अंडरवेट पेशेंट जो है थोड़ा सा संभाल कर करे इस बात को, कपाल भाति को। लेकिन 2, 4, 5, 10 मिनट की अगर कपाल भाति करेंगे अंडरवेट वाले जिनका वजन कम है उनके लिए, तो उनका अग्नि जो है पेट का वो बढ़ता है, वृद्धिंगत हो जाता है। इससे फिर उनकी अग्नि बढ़ने से भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ने से खाना हजम होता है, और खाना हजम होने से अंडरवेट पेशेंट नॉर्मल वेट हो जाते हैं। ये भी एक कपाल भाति का फायदा है, लेकिन फिर भी अंडरवेट पेशेंट में संभाल कर ही कपाल भाति को करना चाहिए। अब आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जितने भी जलोपचार बताए, पांचभौतिक चिकित्सा में, जल चिकित्सा में जितने भी जलोपचार बताए हैं वो सब कफ को कम करने वाले हैं। जैसे वमन मैंने कह दिया, विरेचन कह दिया, फिर जल नीति का अभ्यास है, तिकड़ा है त्याच्याकडे, जल नीति का अभ्यास है, तो उससे भी आप कफ कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि जल नीति करने से ही साइनस का कफ इतने गोले के गोले बाहर आ जाते हैं कफ के, है ना। जब जल नीति पहली या दूसरी बार करते हैं ना, तो उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम तक कफ निकलता है लोगों का। एक बार आदत होने के बाद में फिर तो कफ रहता ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा तो कफ, एक 5-10 ग्राम का कफ फिर भी निकलता है। लेकिन जो रोगी होते हैं और जो पहली दूसरी बार जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनमें फिर कफ पहले में 100 ग्राम 200 ग्राम कफ निकलता है। ठीक है, अब ये अंदाज से हम बताते हैं, ऐसे कोई काउंट नहीं करता कि कप गिरने के बाद में उसको तराजू में नापे और फिर बोले कि 100 ग्राम कप पड़ा, 150 ग्राम कप पड़ा, है ना। क्योंकि ये करना ही थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि किसी का कप उठा के फिर उसका तराजू में, है ना, उसको नाप लेना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक अंदाज से हम बता सकते हैं कि 100-200 ग्राम कफ शरीर के बाहर निकला है। एक लंघन भी है जिससे कफ कम होता है, ये तो मैंने पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन अंत में बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत भी लंघन से ही होती है और अंत भी सभी रोगों का उपचार का लंघन से ही होता है। लंघन को, जैसे आयुर्वेद में उपवास को लंघन बोला है, नेचुरोपैथी में आकाश तत्व चिकित्सा जो है उसमें अलग अलग तरह के उपवास आए हैं, जिसमें काल के अनुसार उपवास बताए, जैसे प्रातःकालीन उपवास, फिर मध्याह्नकालीन उपवास, फिर सायंकालीन उपवास। तो वो काल के अनुसार कुछ उपवास बताए हैं कि जैसे सुबह कुछ नहीं खाना, या फिर दोपहर को कुछ नहीं खाना, या फिर शाम को कुछ नहीं खाना। कुछ उपवास जो है वो अलग अलग द्रव्य भेद के कारण बताए गए हैं। जैसे दूध के ऊपर रहना, उसको दुग्धो उपवास बोलते हैं। मात्र फल के ऊपर रहना, उसको फलोपवास बोलते हैं। मात्र फलों के रस के ऊपर रहना, उसको रसोपवास बोलते हैं। मात्र पानी के ऊपर रहना, उसको जलोपवास बोलते हैं। तो कफ रोग में जैसे उपवास का ज़्यादा महत्व है। उपवास अन्य रोगों में नहीं कराए जा सकते, जैसे वात रोग में और पित्त रोग में आप ये नहीं करा सकते, उपवास नहीं करा सकते, क्योंकि वो रोग फिर बढ़ते हैं, वायु की तकलीफ और बढ़ती है, फिर कफ की तकलीफ और बढ़ती है ना। तो इसलिए जिनको वायु की शिकायत है, जिनको पित्त की शिकायत है, वो लोग बिल्कुल उपवास न करें। जिनका वेट पहले से आवश्यकता से कम है, वो लोग भी उपवास ना करें। ठीक है, हाँ, उपवास आप कर सकते हैं, द्रव्य को साथ में लेकर कर सकते हैं, जैसे कि दुग्धोपवास कर सकते हैं, ये शक्ति बढ़ाने वाला उपवास है। जिनको पेट की शिकायत है वो मठोपवास कर सकते हैं, छाछ को पीकर उपवास कर सकते हैं। हमारे ध्यान में एक ही रहता है कि उपवास यानी क्या,
कुछ न खाना, या फिर साबूदाने की उसड़ खाना, या फिर फल खाना, इतना ही हमें ध्यान में रहता है। दूध या दूध से बने आइटम उनका सेवन करना ही उपवास, ऐसे नहीं है ना। तो उपवास अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी एक अलग उसका महत्व है उपवास का, ठीक है। और आयुर्वेद में उसको लंघन बोलते हैं। एक सूत्र आता है, लंघनम ही परम औषधम। ये सूत्र आप लिख लो, लंघनम ही परम औषधम। लंघन ही सबसे बड़ा औषध है, लेकिन कफ रोग के लिए, सभी रोगों के लिए लंघन नहीं करा सकते। लंघन का अर्थ होता है जैसे भूखा रहना, आयुर्वेद में तो ऐसे हम समझते हैं, भूखा रहना, या फिर कुछ जैसे थोड़ा सा कुछ खा लेना हल्का फुल्का जो होता है, जैसे चावल की पेज होती है, चावल के ऊपर का पानी, उसको बोलते हैं चावल की पेज, ये खा के रहना। या फिर जो धान की लाया होती है, धान की लाया लक्ष्मी पूजन में प्रसाद के लिए यूज़ की जाती है, धान की लाया है ना, चावल की लाई होती है वो, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं उपवास में। इसके ऊपर उपवास रखे जाते हैं। मूल उपवास का उद्देश्य ही ये होता है अग्नि को बढ़ाना, अग्नि को प्राकृत करना। तो खाने के लिए पचने में हल्की चीज़ें जो हैं वो उपवास में दी जाती है, ठीक है। तो ये भी कफ को कम कराने वाली एक चिकित्सा बताई जाती है। एक गर्म पानी का सेवन भी कफ के लिए बोला जाता है। जैसे आप दिन भर गर्म पानी पिएंगे तो आपका कफ कम हो जाता है। कितने सारे लोगों को इसका मैंने फ़ायदा करवाया है। कितने सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छींकें आती थी और सर्दी होती थी, उनको मैंने एक करेक्शन किया कि आप आज से गर्म पानी पिएंगे, 15 दिन में उनको दवा जैसा फ़ायदा हो गया, कोष्ण जल सेवन से, है ना। तो सुबह में तो पीना है, लेकिन दिन भर भी पीना है। अभी धूप काल के दिन चल रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा दोपहर में मटके का पानी पिएंगे, लेकिन फिर भी सुबह और शाम को गर्म पानी पी के कफ का उपचार आप कर सकते हैं। अलग अलग सब्जियों का सूप बना के भी आप ले सकते हैं, इसमें भी इसका कफ का उपचार होता है। कुछ कुछ सब्जियां जो हैं वो ठंडी पड़ती हैं, तो उसकी सब्जी खाने से कफ बढ़ जाता है, तो आप सूप ले लें। सूप में क्या डालते हैं हम, काली मिर्च और सेंधा नमक। तो इससे फिर क्या होता है, उस सब्जी जो है, वो जो सब्जी है उसके सूप से हम कफ को कम करा सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें क्या डाला है, काली मिर्च डाली है, जो कि कफ को कम करती है और गरम गरम रहता है। सूप कभी भी गरम गरम ही पीना चाहिए, ऐसे ठंडा नहीं पीना चाहिए। तो गरम चीज़ों के सेवन से कफ घटता है, कफ कम होता है। ये अब अलग बात है कि कौन सी सब्जी का कौन से रोग के लिए सूप देना है, लेकिन कफ रोग के लिए सूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यानी थोड़ा क्रोध करना, है ना, झगड़ा करना, ये भी कफ को कम कराता है। अब ये कोई उपचार करके तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग बहुत ही शांत होते हैं, वो कफ प्रकृति यानी उनमें कफ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्रोध करने से कफ कम हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप घरेलू चिकित्सा करके, है ना, चिंता करके आप कम कर सकते हैं कफ को। जो लोग चिंता करते हैं ना, तो उनका वजन अपने आप घटता है। देखो आप, हम व्यवहार में देखते हैं, जो लोग चिंता में होते हैं, व्याकुल रहते हैं, तो उनका कफ अपने आप कम हो जाता है, और कफ कम होने से फिर उनका संयम भी कम हो जाता है। कफ साधारण स्थिति में न रहे तो संयम कम हो जाता है। तो अगर किसी का मान लो कफ बढ़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं भाई थोड़ी चिंता किया कर, बहुत वजन बढ़ रहा है। बहुत बार तो हमने ये देखते हैं ना कि कोई चिंता नहीं करता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। हम बोलते हैं फिर कि चिंता करो थोड़ी, है ना, थोड़ा काम धाम करो, है ना, थोड़ी मेहनत करो, तो कफ नहीं बढ़ेगा। तो चिंता ये भी एक उपचार है, ये आकाश तत्व चिकित्सा में बताया गया है, नेचुरोपैथी में, पांच भौतिक चिकित्सा में।
चिंता कराना, है ना। ज़्यादा सोचने से भी ये वज़न घटता है। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जो कफ के लिए हम कर सकते हैं। थोड़ा कुछ समय हमारे पास अभी बचा है 5 मिनट का, तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चनिंग करना है तो बोल सकते हैं। पूछिए अगर कुछ आपको पूछना है तो। अंत में बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन हो गए आज, तो यानी 14 लोग ज्वाइन हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे पूछना है, जिनकी पुरानी सर्दी है काफी सालों से, सिर्फ लिक्विड आ रहा है, ऐसा पानी, कफ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी जैसे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ पानी आ रहा है, यानी 24 आवर सालों से। हाँ पानी आ रहा है, तो उसको अगर वमन नहीं कराया है तो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जैसे वमन कराया जाता है, पहले 4-5 दिन मालिश वापारा, उसके बाद में फिर ज्येष्ठमत काढ़े की उल्टी, तो वैसे करना है। उसके बाद में संसर्जन क्रम 3 दिन का रहता है, तो वो कराना है। उसको नस से करा सकते हैं हम, अनुतेल का नस से, नाक में अनुतेल डाल सकते हैं, षडबिंदु तेल आता है आयुर्वेद में, उसका भी इस्तेमाल इस पेशेंट में आप करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे नाक से अगर खाली पानी आ रहा है तो इसको एज लाइक अतिसार भी समझा जाता है, डायरिया, नोज का डायरिया। तो जितनी भी डायरिया में औषधि का इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में, वो दवाइयाँ इसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें एक मांसपाचक करके एक दवा आती है, मांसपाचक आयुर्वेद में, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर डायरिया रोकने के लिए जैसे हम बेल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेल भी इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। बेल है, नागरमोथा है, उसके बाद में कुटज नाम की एक वनस्पति होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम रनिंग नोज को कम करने के लिए, कुटज, ठीक है। और फिर नागरमोथा तो मैंने बताया आपको, मुस्ता, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, पुरानी सर्दी को कम करने के लिए, ठीक है। सर स्टार्टिंग में सिंपल में अगर उन्हें एक दिन उन्हें नींबू पानी पे रखे, उसके एक दिन पहले हल्की खिचड़ी मूंग की दाल की देकर फिर नींबू पानी पे रख के, और उसके बाद तीसरे दिन वमन करवाया जाए, और फिर धीरे धीरे कुछ सब्जियों का सूप वगैरह दिया जाए 2-3 दिन तक, तो इस तरह फास्टिंग चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नींबू पानी तो नींबू खट्टा है ना, तो उसको और सर्दी बढ़ने की संभावना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो तो नेचुरोपैथी से हम ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट अगर देना है तो आयुर्वेद के बारे में ही हम थोड़ा सा सोचेंगे। तो ऐसे आयुर्वेद में नहीं कराया जा सकता। फिर आप डायरेक्टली सूप दे सकते हैं, 1-2 दिन नींबू पानी के ऊपर रखने का कोई इसमें ये नहीं है। नींबू पानी नहीं देना है, फिर पानी के ऊपर रखो या शहद पानी के ऊपर रखो, फिर हल्का लेमन, ये हाँ, शहद और हल्का गुनगुना लूप ऑन वाटर एकदम। हाँ पानी ऐसे रख सकते हैं। वो भी पेशेंट की अगर हालत बहुत मोटी है, तो पेशेंट अगर क्रूश है यानी ऐसा दुबला पतला है, तो उसमें आप ये नहीं करा सकते, ये नहीं करा सकते। अच्छा सर, है ना। सर नमस्कार. हाँ नमस्कार, बोला. छान लेक्चर झालं तुमचं. सर पित्तावर उपचाराचं लेक्चर कधी असेल? पित्त झालं आपलं, आता वात झालं, पित्त झालं, आता कफ चालू आहे आपलं. ओके ओके अच्छा अच्छा, मला अटेंड नाही करणार. ओके ओके सर, थँक्यू थँक्यू. चालेल. अजून कोणाचा काही प्रश्न? सर ये ड्राई कप के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है नॉर्मली? ड्राई कप के लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करो, उसमें शहद देने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तो गर्म पानी का इस्तेमाल, और सूप है ना, सूप है, लौकी का सूप है, अलग अलग सब्जियों का सूप है, फल सब्जियां जो होती हैं उनका सूप आप दे दो ड्राई कप में. और एक विशेष बात है कि एनस में अगर आप तेल का जैसे फाया रखते हैं,
तो इससे भी ड्राई कफ बहुत जल्दी कम हो जाता है, 1-2 दिन में फ़र्क पड़ जाता है पेशेंट में। एनस में रखना है, वो एक थोड़ी अलग सोच है ये, लेकिन अगर रख पाते हैं तो इससे ड्राई कफ बहुत जल्दी कम होता है। थोड़ा इनिमा करने से भी ड्राई कफ कम हो जाता है। वमन तो ड्राई कफ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कफ ही नहीं है तो फिर वमन क्यों करना। इसमें विरेचन, लघुशंख प्रक्षालन और बस्ती करा सकते हैं आप, इससे ड्राई कफ में बहुत फ़ायदा होता है। सो कौन सा तेल यूज करना है उसके लिए? उसमें तिल का तेल भी ले सकते हैं, या फिर दशमूल तेल लेना है, सिद्ध लेना है तो दशमूल तेल या फिर नारायण तेल लेना है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ। सर जब भी शरीर से ब्लड कम होता है हम्म। तो ब्लड के लिए क्या लेना चाहिए आयुर्वेदा के अनुसार? और तलवे जो है पैर के चलते समय उस पे मतलब आग होती है तलवे की। एक्चुअली ये इन्होंने जो सवाल पूछा है ये पित्तज रोग में आता है, ये कफज रोग में नहीं आता है। लेकिन अभी समय शायद नहीं मिलेगा हमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, हो सकता है लेक्चर और हो जाए। ठीक है, तो तलवे में अगर दाह है तो आप पित्त शमन का उपचार जो बताए उसमें विरेचन का है, विरेचन बताए हैं, टट्टी करवाना, लघुशंख प्रक्षालन करवा सकते हैं नेचुरोपैथी में। उसके बाद में फिर मुनक्का का काढ़ा जो है वो रात को पीने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, जो खस होता है, खस यानी जो अभी इन दिनों में कूलर की जितने जो ये होते हैं वो बनाते हैं ना, कूलर की ताटी बनाते हैं, तो उसमें खस का इस्तेमाल होता है, तो खस का शरबत दे सकते हैं। तो और फिर मिट्टी का लेप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आयुर्वेद में और योग में शीतली शीतकारी करवा सकते हैं। ठीक है, और आयुर्वेद में क्या किया जाता है, त्रिफला चूर्ण। ठीक है, तो त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद में दिया जाता है 6 महीने के लिए, इससे जड़वात का ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ओवर हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम ठहरते हैं।